हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके सामने चैप्टर 14 वाटर, आपके साइंस सब्जेक्ट में जो 14 चैप्टर है वाटर ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, सबसे पहले बात, हालांकि ये प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज ये मेरी तरफ से जोड़ा है, लेकिन होता क्या है, प्रीशियस का मतलब कीमती, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और रिसोर्स का मतलब संसाधन। अब देखो, अपने आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। एक नेचुरल, जो नेचर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, और सेकंड वो होते हैं जो हम बनाते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज है वो दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल, जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट है, और दूसरे आर्टिफिशियल, जिनको सिंथेटिक कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो एनीथिंग एल्स दैट कैन बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ भी चीज हो जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती हो, वो रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे मॉडल स्कूल की जो रिसोर्सेज है वो बहुत शानदार है और स्कूलों की तुलना में। ये मार्कर है, ये भी एक रिसोर्स है जो मैं आपको पढ़ाने में यूज ले रहा हूं। अब क्या मार्कर नेचुरली है? नो। तो ये कैसा रिसोर्स है? आर्टिफिशियल। फिर नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं? तो नेचुरल रिसोर्स में जैसे आज पढ़ रहे हैं अपन वाटर, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एयर, फिर 7th में पढ़ेंगे सॉइल। ठीक है, ये नेचुरल सोर्सेज है, रिसोर्सेज। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में जैसे आपके सामने ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये सब कैसे सोर्सेज है? आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो वाटर क्या है? एक नेचुरल प्रीशियस सोर्स है ना। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। तो रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग एल्स दैट कैन बी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ भी हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो सकता है, वो क्या कहलाता है? रिसोर्स। अब देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर का भी स्टार्ट कर दिया अपन ने। यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। जैसा कि आप जानते हो, वाटर को साइंस में एक्वा, साइंस में क्या बोलते हैं? एक्वा। इंग्लिश में वाटर, साइंस में एक्वा, और हिंदी में बोलते हैं जल। हिंदी में क्या बोलते हैं? जल, नीर, है ना, अंबु, पोय, तोय, पयो, ये सब उसमें बोलते हैं। एक्वा साइंस में बोलते हैं वाटर। ठीक है, अब वाटर को साइंस में एक्वा बोलते हैं। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। देखो, वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, उनको कौन से प्लांट्स कहते हैं अपन? एक्वेटिक। जैसे अगर हैबिटेट पढ़े थे अपन, नेचुरल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। तो फिश कौन से हैबिटेट में रहती है? एक्वेटिक हैबिटेट में। किसमें रहती है? एक्वेटिक हैबिटेट में। तो वाटर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इट मींस वाटर के अंदर दो गैसें मिलकर वाटर बनाती है। उन गैसेस का नाम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें मिलकर क्या बनाती है? वाटर। क्या बनाती है? वाटर। तो वाटर साइंस का वर्ड, वाटर आपके इंग्लिश में हो गया, है ना, और हिंदी में क्या हो गया? जल हो गया। साइंस में क्या हो गया? एक्वा हो गया। वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? H2O हो गया। वाटर किन दो गैसों से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेकंड बात आती है यूजेज ऑफ वाटर। यूजेज ऑफ वाटर। अब वाटर के यूजेज क्या है? तो ये मेरे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। एयर के बाद, ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे अगर प्रायोरिटी आती है अपनी, तो वो वाटर आती है। एयर के बगैर हम 2 मिनट नहीं जी सकते, लेकिन वाटर के बगैर भी अपन ज्यादा नहीं जी सकते। भोजन के बिना हम 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन जी सकते हैं, लेकिन वाटर के बिना हम 1 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते, है ना, नहीं सर्वाइव कर सकते, हम डेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजेज ऑफ वाटर, तो वाटर के मैं यूजेज लिखूं तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, पर मेनली फॉर ड्रिंकिंग, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, यूजेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के पानी में, है ना, आप जानते हो, फॉर बाथिंग, नहाने में, है ना, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्री, एटसेट्रा। खूब सारे हैं, खूब सारे लिख सकते हैं अपन, बहुत अनलिमिटेड है ना। ड्रिंकिंग, बाथिंग, एग्रीकल्चर, ये अपने वाटर के यूजेस।
बात आती है सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज हमारी अर्थ के ऊपर। तो हमारी अर्थ के ऊपर वाटर का सोर्सेज, ध्यान रखना आपकी बुक में तो लिख रखा है कि अपनी अर्थ का 2/3 पार्ट किससे गिरा हुआ है, वाटर से। किससे गिरा हुआ है, वाटर से। अब रेस्ट कितना है, 1/3 पार्ट वो कौन क्या है, लैंड है। वो क्या है, लैंड है, ठीक है। लेकिन ये तो रफली आइडिया बता रखा है, ये रफली बता रखा, लेकिन एग्जैक्ट में कितना है, 71% तो अर्थ किससे कवर्ड है, वाटर से, और 29% किससे कवर्ड है, लैंड से, है ना। आपने जब मैप देखा होगा एसएस में, ज्योग्राफी में, तो आपको मैप ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कलर का नजर आता है। वो ब्लू कलर जितना भी नजर आता है वो सब वाटर है, और वो वाटर के कौन सा वाटर है, वो ओशियन का वाटर, श्योर ओशियन आपको दिखता है। तो अब रफली आइडिया आपकी बुक के अनुसार 2-3 पार्ट किससे अपनी अर्थ किससे कवर्ड है, वाटर से। अपनी अर्थ का 1/3 पार्ट ये किसका है, ऑल ओवर अर्थ का, है ना, ऑफ अर्थ 2-3 पार्ट वाटर से कवर्ड है, 1/3 पार्ट लैंड से कवर्ड है, 71%। इट मींस, और परसेंटेज में अगर दे रखा है तो ये ऐसे दे रखा है 71% वाटर से और 29% लैंड से। आपकी बुक में ये है साइंस की में, और ये एक्चुअल वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। सोर्सेज ऑफ, अपन पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। तो अपनी अर्थ कितने वाटर, कितने परसेंट से ढकी हुई है, 71% वाटर से अपनी अर्थ पूरी कवर्ड है, 29% पर लैंड है। लेकिन आपकी बुक में 2/3 पार्ट। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ वाटर, जो हम घरों पे हमारा जो पानी आता है उसके सोर्सेज क्या है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर टैप वाटर से, कुछ कहेंगे ट्यूबवेल से, है ना। तो ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आया, तो सोर्स जो वाटर का सोर्सेज है तो वो अपने आ जाएगा ग्राउंड वाटर। कौन सा आ जाएगा, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जैसे वेल और ट्यूबवेल, ग्राउंड वाटर से पानी एक्वायर करते हैं, वेल एंड ट्यूबवेल। वेल और ट्यूबवेल में तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, कुआं और ये नलकूप, ये तो इसमें है ना, ये ओपन होता है, ये क्लोज्ड होता है। ग्राउंड वाटर आ गया। फिर जैसे लेक्स आ गई, रिवर्स आ गई, डैम आ गए, ठीक है। ये कुछ सोर्सेज है, पॉन्ड्स आ गए, है ना। तो ये अपने सोर्सेज है वाटर के, है ना, जहां से अपने को प्राप्त होता है। फिर इनसे क्या करते हैं, एक जगह पानी को इकट्ठा किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और अपने घर पे क्या आते हैं, पाइप्स आते हैं, उन पाइप्स के द्वारा वाटर आता है। जो वाटर पीने का जो पानी होता है, जिस वाटर को अपन पीते हैं, जो पीने का वाटर या ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, उस वाटर को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। कौन सा वाटर, पॉट यानी बर्तन, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, द वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो, जैसे आपको बताया कि अपनी अर्थ का 71% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। लेकिन उस 71% को अगर अपन देखें तो वो कहां मिलेगा अपने को, ज्यादातर 97% जो उसका पार्ट है 71 का भी, वो मिलेगा अपने को सी एंड ओशन में। सी एंड ओशन में, और सी एंड ओशन का पानी कैसा होता है, वाटर कैसा होता है, सेलाइन। कैसा होता है, सेलाइन। सेलाइन का मतलब सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब उसके अंदर नमक घुला हुआ होता है। तो ये पानी, ये वाटर अपने लिए डायरेक्टली किसी भी यूज का नहीं है। न अपन इसको ड्रिंकिंग में ले सकते हैं, न बाथिंग में ले सकते हैं, न एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ले सकते हैं, न इंडस्ट्री में ले सकते हैं। तो डायरेक्टली अपने लिए कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने लिए यूजफुल होगा इवेपोरेशन में। बाकी का जो वाटर बचा हुआ है 2%, वो है आइसबर्ग के रूप में। आइसबर्ग, है ना, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर है जो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हिमालय, एंडीज, रॉकी जो पर्वतमाला है, तो वहां पे बर्फ जमी हुई है। अपने लिए जो पीने का पानी है केवल वो कितना है, 1%। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो कहाँ है, जो रिवर्स में है, लेक्स में है, और ग्राउंड वाटर में है, और ग्राउंड वाटर में है। ध्यान रखना वापस, ये जो 97% सी और ओशन आपने पढ़ा होगा, है ना, 4 अपने ओशन है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, उसके अंदर ये वाटर है। लेकिन ये कैसा है, सेलाइन और सोल्टी है, तो इसको अपन डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। कई बुक्स में आपके, पुरानी बुक्स में 5 बता रखे, नई बुक्स में 4 ओशन बता रखे। फिर सी भी है, जैसे है ना, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो ये वाटर के सोर्सेज, वाटर ये डायरेक्टली इसका काम में नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली इवेपोरेशन जो प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आता है। नेक्स्ट अपने आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल वर्ड आते ही, साइकिल का मतलब एक चक्र, एक पहिया। तो वाटर साइकिल में क्या है, 2 प्रोसेस पढ़ेंगे हम, 2 प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले इवेपोरेशन, और सेकंड पढ़ेंगे
कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखो अपन कपड़े सुखाते हैं, कपड़ों का पानी थोड़ी देर में सूख जाता है, वो वाटर कहाँ गया? या जैसे अभी रेनी सीजन था, रेनी सीजन में लेक पॉन्ड इनके अंदर वाटर था, लेकिन थोड़ी दिनों बाद देखोगे कि वाटर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। फर्श के ऊपर पानी गिरा, थोड़ी देर बाद में डिसअपियर हो गया। इट मींस उस वाटर का क्या हो गया? इवेपोरेशन। क्या हो गया? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब वाटर कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अगर इसकी अपन डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन में आ जाएगा चेंजिंग द वाटर इनटू वाटर वेपर, चेंजिंग द वाटर इनटू वाटर वेपर। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना। और एक चीज और ध्यान रखना, वाटर तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में आइस, लिक्विड स्टेट में वाटर और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर। तो चेंजिंग द वाटर इनटू वाटर वेपर। अब वाटर वेपर में चेंज होके कहां चला गया? इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा अपन ने? इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट कर देना। कंडेंसेशन में आप कर देना चेंजिंग द वाटर वेपर इनटू वाटर, है ना? इनटू वाटर। वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, मतलब दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। ये वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। और वाटर वेपर किस कौन सी फॉर्म होती है? गैसियस फॉर्म, है ना? ये ध्यान रखना। तो वाटर साइकिल में क्या होता है? वापस समझो कि अपनी अर्थ पर जो भी अर्थ की सरफेस पे जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। जैसे अपन ने वाटर से सोल्ट को अलग करने का मेथड पढ़ा था, या जो सेलाइन वाटर है उससे सोल्ट अलग करने की जो नमक की जो पड़ी थी, सोल्ट की लेग्स जहां से सोल्ट अपन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है? सोल्ट बच जाता है। तो वाटर का इवेपोरेशन मेथड हमने पहले से ही पढ़ रखा है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे इवेपोरेशन और यहां पे कर दिया कंडेंसेशन। इस तीर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। इवेपोरेशन में क्या होगा कि वाटर किस में चेंज होगा? वेपर में। किस में चेंज होगा? वेपर में। और इसमें वेपर किस में चेंज होगी? वाटर में। वेपर किस में चेंज होगी? वाटर में। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन में क्या होता है कि वेपर किस में चेंज होती है? वाटर में। और इवेपोरेशन में वाटर किस में चेंज होता है? वेपर में। इट मींस अपनी अर्थ पर जो सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पे जो वाटर है ना, वो इवेपोरेट होकर वेपर के रूप में कहां चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। इसका पता आप कैसे लगा सकते हो? इसका पता लगाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। आपको क्या करना है कि ग्लास टम्बलर लेना है या कांच का एक ग्लास लेना है ना, कप लेना है। उस कप के अंदर या ग्लास के अंदर आपको आइस भर लेनी है। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे? उस ग्लास के बाहर की तरफ जितनी देर तक आपने आइस भरी थी, जितनी ऊंचाई तक, उसके चारों ओर पानी की डॉट 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 बूंदे हो जाती है। वो वाटर की जो बूंदे हैं वो कहाँ थी? वो एटमॉस्फेयर में थी। वो किस फॉर्म में थी? वाटर वेपर्स के रूप में। अब वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहती है? वो एटमॉस्फेयर में किस सीजन में ज्यादा होती है? तो वाटर वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर के अंदर जो होती है, एटमॉस्फेयर का मतलब अपने चारों ओर होती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। या क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। और ये ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हाईएस्ट कब होती है? ये हाईएस्ट अभी जो सीजन गया था, कौन सा सीजन? रेनी सीजन। कौन सा सीजन? रेनी सीजन। और लोवेस्ट कब होती है? रेनी सीजन के पहले कौन सा सीजन आता है? समर सीजन। कौन सा सीजन आता है? समर सीजन, है ना। और मीडियम विंटर सीजन जो आ रहा है, ठीक है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। हाईएस्ट कब होता है? रेनी सीजन में। आप देखना बरसात के दिनों में बाहर अपने बिस्किट छोड़ दिए, सुबह या 1 घंटे बाद वो चिपचिपे हो जाते, गिले गिले। इट मींस उनके अंदर स्पॉन्जी हो जाते हैं, वाटर चला गया। वाटर कहाँ था? वाटर वेपर के रूप में था, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है समर सीजन में। या फिर आप देखो, आपने कपड़े सुखाए, आपके कपड़े कब जल्दी सूखेंगे? गर्मियों में या बरसात के दिनों में?
गर्मियों में, समर सीजन में क्या होगा, बाहर बहुत ज़्यादा हीट रहती है तो उससे वाटर इवेपोरेट होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, राइज है ना, अप हो जाता है, जिससे क्या होगा, वो कपड़े इजी वे में सूख जाएंगे। लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, वाटर वेपर्स अपने आसपास मौजूद रहती है तो कपड़े बहुत देर से सूखते हैं। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और कंडेंसेशन में प्रोसेस में क्या होता है कि वो वेपर्स वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो वाटर साइकिल में ये दोनों चीजें होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो एक चीज, जैसे सपोज दैट, इसको ऐसे समझो, एक डायग्राम से बता देता हूँ इतनी देर आपको जो चीज बताई। मान लो ये कोई पॉन्ड है, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है ना, ये पॉन्ड है, ये कोई लेक है, अपनी मॉडल स्कूल के पीछे एक पॉन्ड बना हुआ है, तालाब है छोटा सा मॉडल स्कूल के पीछे, है ना। अब क्या हुआ कि इससे वाटर ऊपर जा रहा है, इससे क्या जा रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है। ये इसके अंदर वाटर था भरा हुआ, और ये क्या, वाटर वेपर्स, और यहाँ ये एटमॉस्फेयर में चला गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये जाके कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का मतलब जम जाएगा। ध्यान रखना, पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। ऐसे नहीं ऊपर जाते तो सन होता है जो गर्मी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है, जिससे वाटर वेपर बूंदों के रूप में जम जाएगा। और ये जो बूंदे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ये फ्लोट करती है, और ये फ्लोट करती है तो अपने को क्या लगता है कि जैसे बादल बन रहे हैं। तो पहले वाटर कहाँ गया, ऊपर गया, फिर क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ आती है। क्या आती है, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ क्या आएगी, या तो रेन फॉर्म में आएगी, या हेल, और या स्नो। देखो रेन का मतलब तो आप जानते हो, फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स का गिरना रेन कहलाता है। हेल का मतलब ओलावृष्टि, जैसे ओले गिरते हैं सर्दियों में, जब बारिश होती है उसमें ओले गिरते हैं। गर्मियों की बारिश में ओले बहुत कम गिरते हैं। अभी जैसे फरवरी का मंथ आएगा, जनवरी का मंथ आएगा ना, उस समय ओले गिरने की घटनाएं ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, और ठंड होने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और स्नोफॉल आपने देखा होगा, कश्मीर में होता है, जम्मू में होता है, हिमाचल में होता है ना, उत्तराखंड में होता है। तो ऐसे ये दो प्रोसेसें मिलकर वाटर साइकिल बनाती है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो ओशन और सी होते हैं उनका वाटर डायरेक्टली हमारे काम नहीं आता है, क्योंकि वो सलाइन होता है, वो सोल्टी वाटर होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे बहुत काम आता है, और वो वाटर साइकिल में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब देखो ये लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, तो क्लाउड्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दोनों अपने हो गए। अब देखो इवेपोरेशन में वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाएगा, और वहां जाके कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बच जाएगी, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब फ्लोट करती है एयर के अंदर तो अपने को लगता है बादल। वो बादल एक्चुअल में क्या, जो क्लाउड्स का मतलब बादल, वो बादल क्या होती है, वो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करती है, फ्लोट करती है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करती है, फ्लोट करती है। और जब वो नीचे गिरती है, अगर पानी की बूंदों के रूप में गिरती है, तब अपन उसको कहते हैं रेन। तो फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड रेन। रेन की डेफिनेशन क्या जाएगी, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स का गिरना क्या कहलाता है, रेन। और अगर ये आइस के फॉर्म में गिरे तो उसको क्या कहेंगे, हेल। क्या कहेंगे, हेल। और स्नो में क्या होगा, खूब सारे ऐसे मोटे मोटे आके गिरेगी, है ना, स्नो। जम्मू कश्मीर, शिमला, है ना, यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो अब एक चीज और देखो इवेपोरेशन में। अब एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, अपने पसीना भी आता है, वो भी इवेपोरेशन है। कपड़े सूखते हैं, वो भी इवेपोरेशन है। आपने जैसे मैंने बोर्ड को साफ किया गीले कपड़े से, थोड़ी देर बाद में बोर्ड सूख गया, ये व्हाइट बोर्ड सूख गया, वो भी इवेपोरेशन है। लेक का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो भी इवेपोरेशन है। आपने पोछा लगाया, उसका पानी चला गया, वो भी इवेपोरेशन है। लेकिन एक प्रोसेस और आती है इवेपोरेशन के साथ, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। ये प्रोसेस आपको प्लांट्स वाला जो चैप्टर था, नाउ टू गेट प्लांट्स के बारे में जाने, उस 7th चैप्टर में बताया था आपको मैंने। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ वाटर into water vapor, changing of water into water vapor by stomata of leaves
ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। मतलब प्लांट्स के अंदर जो लीव्स के अंदर वाटर का चेंज होना, वाटर क्या है लिक्विड स्टेट, वाटर वेपर क्या है गैसियस स्टेट, बाय स्टोमेटा ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखो एक आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि गेहूं के 1 किलोग्राम गेहूं को, जो 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम जो गेहूं होता है वीट होता है, उसको ऑब्टेन करने के लिए उसके जितने प्लांट्स है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 प्लांट्स या 20 प्लांट्स है, वो प्लांट्स अपने 3 महीने के पीरियड में 500 लीटर पानी पीते हैं, 500 लीटर। अब वो पानी पी के जाता कहाँ है, वो प्लांट्स लेते, वो प्लांट्स वाटर लेते हैं, वो वाटर जाता कहाँ है, वो वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। किस प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन भी क्या है, एक प्रकार का इवेपोरेशन है, जो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा ऑफ लीव्स। और स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा टिनी पोर्स, स्टोमेटा छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स ऑन लीव्स, टिनी पोर्स ऑन लीव्स, स्टोमेटा ध्यान रखना है। तो ट्रांसपीरेशन क्या प्लांट्स में कुछ अच्छा काम करता है क्या? हाँ, बड़ी क्लासों में आपके आएगा। ट्रांसपीरेशन अच्छा काम ये करता है, जैसे अपने पसीना आता है तो अपने पसीना आने से अपने शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, कूलनेस मिलती है। इसी प्रकार ट्रांसपीरेशन के द्वारा प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और साथ में प्लांट्स ट्रांसपीरेशन के चक्कर में सोइल से न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं वाटर में डिसॉल्व करके। तो दो प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इवेपोरेशन तो होती है हमारी बॉडी से, गीले कपड़ों से, पोछे लगाए हुए से, ओशन एंड सी से, रिवर से, लेक से, फर्श के उससे, वो तो प्रोसेस है इवेपोरेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में वर्ड कौन सा लेंगे अपन, ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, और यहां एक्सेप्ट प्लांट्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब अलावा, प्लांट्स के अलावा सब, एक्सेप्ट प्लांट्स। फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज, ये वाटर बॉडीज क्या वर्ड आ गया, नया आ गया। वाटर बॉडीज का मतलब वही, वाटर बॉडीज का मतलब क्या है कि वाटर के सोर्सेज, जहां वाटर रहता है, वाटर बॉडीज में आ जाएगा आपके सी, ओशियन, लेक, पॉन्ड, वेल, रिवर, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज, मतलब जहां पर वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। देखो फ्लड, फ्लड क्या होता है, ये यहां से इरेज कर देता हूं मैं, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। नाम सुना आपने फ्लड्स का, अभी केरला में फ्लड आई थी और अभी असम में फ्लड आई थी। फ्लड्स का मतलब होता है एक्सेसिव रेन। कैसी रेन, एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल इज कॉल्ड फ्लड्स, इज कॉल्ड फ्लड। एक्सेसिव रेनफॉल, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लड्स कहते हैं। अब फ्लड्स क्या करती है, फ्लड्स बहुत हार्मफुल होती है ना, एक्सटेंसिव डैमेजेस फॉर, एक्सटेंसिव डैमेजेस किसमें, डैमेजेस किस किस में होता है, जिसमें देखिए अपन ह्यूमन लाइफ, कई लोग मर जाते हैं, बह जाते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब किसी के घर बार है वो टूट जाते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स बह जाते हैं, फ्लड अवे, है ना। और ब्रेकडाउन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ब्रिज वगैरह ये टूट जाते हैं, ठीक है, खूब सारा लॉस होता है। 6 टावर्स, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स भी टूट, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी डैमेज, ये भी डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो फ्लड्स जब आती है तो एक्सेसिव रेनफॉल होता है। एक्सेसिव रेनफॉल में क्या होगा, इंसान बह के चले जाएंगे, जानवर बह के चले जाएंगे, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, और तो और एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट लॉस, डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर, डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स,
क्रॉप्स का डैमेज हो जाएगा, पूरी क्रॉप्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, तो उनके पत्ते वगैरह सब सड़गल जाएंगे, तो क्रॉप्स में भी भयंकर डैमेज होगा। तो एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिव डैमेजेस, इससे क्या डैमेजेस है, ह्यूमन लाइफ का है, प्रॉपर्टीज का है, एनिमल्स का है, ब्रेकडाउन ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी डैमेज, ये जो टावर वगैरह है सब टूट जाते हैं, कई भयंकर इसमें जो फ्लड्स आती है, कई एनिमल्स मर जाते हैं, कईयों के घर बार पूरे बह जाते हैं, डूब जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनके पास जो बनाया पैसा वगैरह है सब खराब हो जाता है इसमें, जैसे अपन देखते हैं ना टीवी में बताते हैं कि वहां फ्लड आई। अब सेकंड आता है ड्रॉट, ड्रॉट्स यानी सूखा, ड्रॉट्स DRAUGST, सूखा। ड्रॉट्स क्या होता है, when no rainfall at a particular place when no rainfall at a particular place for long time। आप जानते हो कि जो ये वाटर बॉडीज है, इन वाटर बॉडीज को रिचार्ज कौन करता है, रेनफॉल रिचार्ज करती है। ध्यान रखना, वाटर बॉडीज को रिचार्ज का मतलब जैसे मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाता है ना, रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, चार्ज करते हैं, तो रिचार्ज ऑफ वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज को रिचार्ज कौन करती है, रेनफॉल, कौन करती है, रेनफॉल। तो वो रिचार्ज ऑफ वाटर बॉडीज को रेनफॉल करती है, बॉडीज को रिचार्ज। तो जब ड्रॉट्स हो जाएगी तो वहां वाटर बॉडीज क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, वाटर बॉडीज क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो आप लिख सकते हो इन ड्रॉट्स वाटर बॉडीज विल बी एम्प्टी का मतलब खाली हो जाएगी, वाटर बॉडीज विल बी एम्प्टी। जब वाटर बॉडीज एम्प्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और वाटर की कमी हो गई तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, जब ड्रॉट होता है अकाल पड़ जाएगा। नो क्रॉप्स विल बी ग्रोन, क्रॉप्स भी ग्रोन नहीं होगी, है ना, फसल भी नहीं लगा सकते। नो फोडर, जब क्रॉप्स नहीं लगी तो नो फूड एंड फोडर, फूड का मतलब तो जो हम खाना खाते हैं फूड, और जानवर खाते हैं वो फोडर यानी चारा, और फूड यानी भोजन, जो हम खाते हैं वो फूड, ये ह्यूमन और ये एनिमल्स। नो फूड एंड फोडर में भी अवेलेबल, है ना, वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ड्रॉट। तो जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो उस स्थान की वाटर बॉडीज सूख जाती है। जैसे आप डेजर्ट में जाओ तो वहां पर आपको एक कुआं खोदना है, तो कुएं में गहराई से भी पानी नहीं आता है, बहुत गहरा पानी चला जाता है। लेकिन आज अपने चित्तौड़गढ़ में खोदेंगे तो आपको गहराई जो पानी है वो इजी वे में मिल जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर रेनफॉल अच्छी रहती है डेजर्ट की तुलना में, और डेजर्ट में क्या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का कंजर्वेशन, तो देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर को बचाना, कंजर्व करना। क्यों कंजर्व करना, फॉर फ्यूचर पर्पज। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट और सेव, है ना, और रिजर्व वाटर फॉर फ्यूचर, जैसे भविष्य के लिए पानी को बचाना, आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है कई जगह, जल है तो कल है। तो फ्यूचर पर्पज के लिए वाटर को सेव करना या बचाना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब क्यों, अब इसका आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वाटर अपने पढ़ा था, वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो ड्रिंकिंग, बाथिंग, एग्रीकल्चर सारी पढ़ी थी, है ना, तो उसके लिए अपने लिए बहुत यूजफुल है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर को बचाने के दो तरीके हैं मेन। तो एक, जो वाटर के सोर्सेज अपने पास अवेलेबल है तो उनका अपन क्या करें,
रिड्यूस, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर्स, है ना, देयर आर मेनी वेज, कई रास्ते हैं, मेनी वेज टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के कई रास्ते हैं। फर्स्ट क्या है, रिड्यूस, रिड्यूस आवर एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज को क्या करें, रिड्यूस करें, है ना, या नीड्स, हमारी आवश्यकताओं में कमी लाएं। कमी लाएं का मतलब जैसे मेरे पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो मैं तो डेली नल चला कर उसको धोने लग जाऊं, नहीं, मेरे को उसको नल की बजाय उसको गीले कपड़े से साफ करनी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं कम करनी है, रिड्यूस। या जैसे मान लो मैं तो 40 लीटर की कैप पानी से नहाता हूं डेली, तो मेरे को वहां 20 लीटर ही काम में लेना है। रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वाटर, रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वाटर, रिसाइकल ऑफ वाटर, वाटर का रीयूज करें और रिसाइकल करें। रीयूज का मतलब जैसे वाटर, मान लो आपने जो नहाने के कपड़े धोने के काम में जो वाटर लिया, उस वाटर को अगर अपन कहीं मान लो कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, तो उसको अपने घर के बाहर छिड़क दे, जिससे डस्ट वगैरह भी नहीं उठेगी और सारा काम अच्छा हो जाएगा। या फिर जो किचन का जो पानी है, या जो पानी मतलब जिसके अंदर केमिकल्स नहीं है, तो उस पानी को अपन पौधों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे तो भी वाटर कंजर्व होगा। कैसे, क्योंकि जो जहां प्लांट्स ज्यादा होते हैं, जहां फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं, वहां रेनफॉल ज्यादा होती है। अपने चित्तौड़गढ़ में सीता माता रेन फॉरेस्ट है, तो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कारण यहाँ पर अपने क्या है, बरसात अच्छी होती है। अब डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ प्लांट्स नहीं है, तो प्लांट्स नहीं है तो न तो रेनफॉल को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और न वाटर बॉडीज से जो मतलब जो ग्राउंड वाटर है उससे वो पानी ले पाएंगे, ठीक है। तो ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, और डोंट वेस्ट, यहां पर अपन भी लिख सकते हैं डोंट वेस्ट द वाटर, डोंट वेस्ट द वाटर, वाटर को अपने को डोंट वेस्ट वाटर, वाटर को अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं टैप खुला हुआ है ना, आप रास्ते में जा रहे हो, किसी का घर का टैप खुला हुआ है, आपकी स्कूल में कहीं टैप खुला हुआ, तो आपकी सोच जनरली क्या रहती है, अरे यार अपना क्या जा रहा है, स्कूल का जा रहा है पानी, नहीं, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसी चीज़ों में अपने को देखना है कि ये हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को बचाएंगे तो ये हमारे आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर कंजर्वेशन का मतलब टू प्रोटेक्ट, सेव, रिजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। तो बहुत सारे रास्ते हैं, रिड्यूस आवर एक्टिविटीज नीड्स, है ना, तो इसमें अपने को जैसे गाड़ी को अपने को धोना नहीं है, ऐसे नहीं कि डेली गाड़ी लेके धोने लग गए, उसको गीले कपड़े से साफ कर लो। रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वाटर, वाटर का रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, है ना। और ग्रोविंग मोर एंड मोर ट्री, ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। डोंट वेस्ट वाटर, है ना, ये अपने को करेंगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट हो गया स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर। 5th पॉइंट में आप लिख सकते हो स्टोरेज ऑफ वाटर। जो यहाँ पे 4th पॉइंट लिखा उसके आगे लिख सकते हो आप स्टोरेज ऑफ वाटर, और स्टोरेज ऑफ वाटर और फ्यूचर पर्पस, और फ्यूचर। डेजर्ट में क्या होता है, वहां जो लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक बार जो बारिश आती है रेनी सीजन में, तो उस पानी को बड़े बड़े जमीन के नीचे टैंक बना रखे हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। तो अपने लास्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्षा जल पुनर्भरण तकनीक, है ना, वर्षा जल पुनर्भरण तकनीक। अब क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में अपने देखा, जैसे अपनी स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है, अपनी स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है, कंक्रीट है, बाहर टाइल्स है, अंदर की तरफ भी फर्श पक्का है, जैसे बारिश आती है खूब सारा पानी निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये वाटर, जो रेन वाटर, जो बरसात का पानी जो छतों पे आता है, तो उस छत वाले के पानी को हम 2 प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि हम बड़ा एक स्टोरेज टैंक बना ले और उसमें पानी को छान के, पहली बारिश का पानी एकदम पोल्यूटेड रहता है उसको छोड़ दे, बाकी के पानी को अपन स्टोरेज वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। सेकंड मेथड ये आता है कि जो वाटर रेन का जो है, या कहीं भी पक्की जैसे कंक्रीट का वो है, फर्श है, तो उस वाटर को हम डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर जाने दें। ग्राउंड का मतलब जो अंडरग्राउंड में जाने दें। वहां जाने के लिए जैसे वो ट्यूबवेल है उसके अंदर कनेक्शन कर दिया तो वाटर डायरेक्ट उसके अंदर जाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग
a technique in which rainwater is stored for a फ्यूचर पर्पज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने घर है ना, ये अपने मकान है, यहाँ पे जैसे बरसात का पानी आया और यहाँ से अपन ने क्या निकाले, पाइप निकाल के और यहाँ एक स्टोरेज टैंक के अंदर इनको भर लिया, इससे क्या होगा कि पूरे साल भर अपने पास पानी की उपलब्धता रहेगी, वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो वह टेक्निक जिसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता है फ्यूचर पर्पज के लिए, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आजकल ये टेक्निक है ना बहुत ज्यादा काम में आ रही है, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में जहाँ भी बड़े बड़े फ्लैट है, कॉम्प्लेक्स है, उनके वाटर को डायरेक्ट वहां टैंक बनाओ, स्टोर करो, या फिर उसको डायरेक्ट अंडरग्राउंड में जाने दो। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे का बेसिक जो आइडिया है वो है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, पानी को कैच करो जहां पर ये गिरता है, जैसे यहां गिरा तो यहीं कैच कर लो। तो ये है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो ये चैप्टर है केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, केवल होमवर्क के लिए नहीं पढ़ेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे कि हम भी वाटर का कम से कम यूज़ करेंगे। जैसे टूथब्रश कर रहे हैं तो अपन टूथब्रश करते रहते हैं, वो टैप चालू रहता है, नहाते हैं तो वो उससे नहाते हैं फव्वारे से, तो वो उससे नहीं नहाना, अपने को सोवर से नहीं नहाना है, बाल्टी से नहाना है, कम पानी में काम में लेना है ना। कम का मतलब ये भी नहीं कि सर ने कहा था कम पानी काम में लेना है तो मैं तो नहाऊंगा ही नहीं, नहाऊंगी नहीं, ये तो आपको करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, है ना। ए वाला है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर, आ गया तो आ जाएगा इवेपोरेशन। सेकंड आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर वेपर को वाटर में चेंज करना, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। सी नो रेनफॉल फॉर ए ईयर फॉर और मे लीड टू, बरसात नहीं होगी, ड्रॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ड्रॉट इन दैट रीजन। डी एक्सेसिव रेन्स मे कॉज, एक्सेसिव रेन, ज्यादा रेन आएगी तो मे कॉज फ्लड्स आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इसमें ए से लेके ई तक है, आपको ये बताना है किसमें इवेपोरेशन और किसमें कंडेंसेशन है। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, मैंने आपको बताया था ग्लास लिया, उसके अंदर कोल्ड वाटर भर लिया, है ना, कोल्ड वाटर, उसके चारों ओर पानी की बूंदे लगी, तो यहाँ कौन सी प्रोसेस है, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि वो वहां पे ठंडी सरफेस मिली, और जहां पे ठंडी सरफेस मिलेगी तो वाटर वेपर जो गैस में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, तो पहले में आ जाएगा कंडेंसेशन ए में। बी में है स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड, जब गीले कपड़ों के अपन आयरन करते हैं, फ्रेश करते हैं, तो उनसे स्टीम निकलती है भाप बन के, तो वो क्या प्रोसेस है, इवेपोरेशन। सी फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ठंडी मॉर्निंग होती है सर्दियों की, तो उसमें फॉग अपने आसपास भी अपने को भी दिखेगी दिसंबर जनवरी में, तो फॉग क्या है, वो कंडेंसेशन। देखो सर्दियों में ये और होता है, अपन मुंह से ऐसे करते ना तो अपने व्हाइट दिखती है, क्यों, वो गर्मियों में क्यों नहीं दिखती, वो सर्दियों में इसलिए दिखती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम रहता है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो अपनी बॉडी से तो इवेपोरेशन होता है और बाहर जाके वो कंडेंस हो जाती है और अपने को व्हाइट दिखती है। गर्मियों में आप करके देखना, अभी देखो नहीं दिखेगी। डी वाला ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, जैसे व्हाइट बोर्ड इसको वाइपिंग इट, गीले पानी साफ करने के बाद ड्राइज अप, सूख जाता है, इवेपोरेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड, कोई गर्म बर्तन है और उस पे अपन स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गिडल, हाँ, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड इन हॉट, जैसे कोई बर्तन है, कुकर है, उसके अंदर से स्टीम निकल रही है और अपन ने उस पर वाटर डाला, तो वहाँ क्या होगा, इवेपोरेशन। Which of the following statements are true? वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून, नहीं, मानसून का मतलब रेनी सीजन, क्या वाटर वेपर रेनी सीजन में होती है, नो, वाटर वेपर विंटर में भी होती है, समर में भी होती है, लेकिन रेनी में लार्जेस्ट होती है, ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, और समर में सबसे कम होती है, और
विंटर में अभी भी देखो वाटर वेपर से तभी तो ठंड लगती है। कूलर और फैन में क्या अंतर है? कूलर क्या करता है, वाटर वेपर साथ में फेंकता है तो कमरे का टेम्परेचर ठंडा होता है, एसी और कूलर। और पंखा क्या करता है, केवल गर्म हवा को रोटेट करता है, वाटर वेपर्स होती नहीं उसके पास। बी, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक बट नॉट फ्रॉम द सोइल। फॉल्स, सोइल से भी होता है, सोइल से भी होता है। बरसात में आपने देखा होगा सोइल के अंदर वाटर आ जाता है ना। जिस दिन बारिश हुई उस दिन सोइल गीली रहती है, अगले दिन सोइल सूख गई। इट मींस वाटर इवेपोरेशन का, वाटर का इवेपोरेशन सोइल से भी हुआ है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सही है, वाटर वेपर में बदल रहा है, इवेपोरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या केवल सनलाइट में होता है? नो, सनलाइट में फास्टर होता है, ये ध्यान रखना है। और सनलाइट के अंदर फास्टर होता है डायरेक्ट। जैसे अपने दो प्लेट, आपकी एक एक्टिविटी भी थी, दो प्लेट ली, एक प्लेट को आपने धूप में रखा पानी भर के और एक को अंदर रखा, तो धूप वाली में से भी पानी कम हो गया, अंदर वाली से भी हो गया। लेकिन धूप वाले में इवेपोरेशन क्या हुआ, फास्टर हुआ, क्योंकि वहां सनलाइट क्या आई, डायरेक्ट आई। और आपने जो अंदर रखी थी उसमें सनलाइट डायरेक्ट नहीं आई, इनडायरेक्ट आई, जिससे उससे वाटर का इवेपोरेशन कम हुआ। वाटर इवेपोरेशन कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। सही है, वाटर फॉर्म पर कंडेंस ऊपर एयर एटमॉस्फेयर ऊपर लेयर में, जैसे बादल का बनते ऊपर बनते नीचे थोड़ी बनते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होता जाता है और जो वाटर वेपर्स गैसेस फॉर्म में होती है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Suppose you want to dry your school uniform quickly, would spreading it near an अंगीठी और हीटर हेल्प? if yes, जैसे आपको संडे को आपने शाम को कपड़े धोए, मंडे को सूखे नहीं, गीले हैं थोड़े से, तो आप क्या करोगे, या तो आयरन करोगे गरम गरम, तो उससे इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, या फिर आप अंगीठी के पास या गैस बर्नर के पास ले जाओगे, लेकिन हीटर के पास ले जाओगे तो अंगीठी जानते हो कोयले जलाते हैं, और हीटर इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं, उसके पास ले जाओगे तो क्यों सूख जाएंगे? क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और आपके कपड़ों के अंदर जो वाटर है उसको वो क्या कर देगा, इवेपोरेट कर देगा। तो इफ यस हाउ, तो आप कहोगे यस हाउ, तो कैसे? वुड स्प्रेडिंग इट नियर नेगेटिव, तो कैसे? बिकॉज द व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, टेक आउट ए कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन ए टेबल, आफ्टर सम टाइम यू नोटिस ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अराउंड इट, व्हाई? तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। आपने रेफ्रिजरेटर में से ठंडे पानी की बोतल निकाली और उसको बाहर निकाला, बाहर रखा और उसके चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदे आ गई, तो कंडेंसेशन प्रोसेस है। टू क्लीन देयर स्पेक्टेकल्स पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट। कई बार चश्मे को साफ करने से पहले वो ब्रीथ करते हैं, तो अपने मुंह से क्या निकली, वाटर वेपर्स, क्या निकली, वाटर वेपर्स, और उस पर जाके वो कंडेंस हो गई, तो इजी वे में साफ हो जाता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर वेपर चेंजेस, वाटर इनटू चेंजेस वाटर वेपर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर गोज इनटू एटमॉस्फेयर एंड इट कन्वर्ट इनटू water, it convert into water, and this process is called condensation, and the water finally comes in the surface of earth in the form of rain, hail and snow. When does a drought occur? When does a drought occur? सूखा कब पड़ता है? When no rainfall leads for a long time, जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो तब क्या होता है, तब होती है ड्रॉट। यह आपके चैप्टर कंप्लीट है। आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर, आपके केवल अब 2 चैप्टर और शेष हैं। आप होमवर्क जो करो इसका ध्यान से आपको करना है, सब क्वेश्चंस के आंसर एकदम बढ़िया तरीके से देने हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली इन एडवांस फ्रॉम राजेश कुमार जहांगीर।